इसका नेतृत्व कर रहे थे माओ से तुंग। ठीक है, ये माओ से तुंग वो लीडर था जो कह रहा था कि भैया चाइना में कम्युनिस्ट सरकार बननी चाहिए, इस तरह रशिया में बनी है। और रिपब्लिक वाली जो बात कर रहा था, डेमोक्रेसी वाले, इसका नाम था चेन काई शेक। चेन काई शेक। आप लोगों का नाम याद रहे भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहानी सुन लो बस। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई थी कि भैया चाइना में कौन रूल करेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो इन दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो ये विजयी हुआ, कम्युनिस्ट वाले विजयी हो गए, मतलब माओ से तुंग विजयी हो गया। तो रिपब्लिक वाले जो थे, जो मतलब ऐसी विचारधारा रख रहे थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, गणतंत्र आना चाहिए, तो ये लोग भाग के कहाँ चले गए, ताइवान में। ये लोग भाग के कहाँ चले गए, ताइवान में। चेन काई शेक भाग के कहाँ चला गया, ताइवान में। तो चेन काई शेक ने ताइवान में अपना पूरा एम्पायर शुरू किया, अपना अपनी सरकार शुरू की, और वहां पे गणतंत्र लाया, वहां डेमोक्रेसी लाया। और जैसा जो मेन लैंड चाइना है, जिसको आप चाइना समझते हो, वहां पे कम्युनिस्ट आए, कम्युनिज्म आया, साम्यवाद आया, और उसका नेता बना माओ से तुंग। तो आज जो मेन लैंड चाइना, उसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। नाम में रिपब्लिक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन काम इसका साम्यवादी कम्युनिज्म वाला है। और जो ताइवान है, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। ताइवान का नाम है ROC। तो दुनिया दो चाइना को जानती है, एक मेन चाइना, मेनलैंड चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन चाइना बोलता है दुनिया में एक ही चाइना है, ये ताइवान तो चाइना है ही नहीं। ताइवान तो मेरा ही एक हिस्सा है, और हम जब चाहे तब ताइवान पे कब्जा कर ले। लेकिन कौन कौन, अगर हम एक्चुअल बात करें तो ताइवान एक पूरा देश है, इसकी राजधानी ताइपे है, और चाइना भी एक देश है, इसकी राजधानी बीजिंग है। लेकिन चाइना बोलता है दुनिया में एक ही चाइना है भैया, जो मैं हूँ। ताइवान तो मेरा ही पार्ट है, लेकिन ताइवान अलग से एक्सिस्ट करता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, खासकर लैपटॉप हो गए या मोबाइल्स हो गए, इनमें जो चिप्स लगती हैं वो सब ताइवान से ही बन के आती है। ताइवान बहुत डेवलप, अपने आप में छोटा सा आइलैंड है, लेकिन बहुत डेवलप है। और भारत जो है वो ताइवान का सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि ताइवान दिवस भी भारत में मनाया जाता है हर साल। और चाइना ये देख के भारत से बहुत गुस्सा आता है कि तुम यार, तुम ताइवान को इतना सपोर्ट काय करते हो। ठीक है। तो, तो चाइना का हम पे गुस्सा होने का एक कारण ये भी कि हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं, या हम चाहते हैं कि ताइवान को भी दुनिया माने कि ये भी एक चाइना है, ये चाइना से अलग एक चाइना है। तो जब टू चाइना पॉलिसी आपकी बात होगी, तो एक ताइवान है और एक मेनलैंड चाइना है, PRC है ना। 1949 में जो मेनलैंड चाइना, वहाँ कम्युनिज्म की सरकार है, माओ से तुंग वहाँ का नेता बना, और ये भाग गए कहाँ, ताइवान में। चेन काई शेक और रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने यहाँ पे बसाया। ठीक है। हमने 1950 में, उस समय नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए, वो किसके साथ शुरू किए, मेनलैंड चाइना के साथ शुरू किए। तो 1950 से राजनयिक संबंध है, मतलब बीजिंग में हमारी एम्बेसी है, नई दिल्ली में चाइना की एम्बेसी है। तो 2020 में 70 वर्ष हो गए थे हमारे राजनयिक संबंधों को। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1954 में जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील, पंचशील का सिद्धांत। इसमें 5 पॉइंट थे, जिसमें मोटे तौर पे ये था कि भाई ये पंचशील किसके किसके बीच में था, इंडिया एंड चाइना के बीच में था। इसमें मोटे तौर पे ये बात थी कि भैया चाइना, तुम हमारे आंतरिक मसले में मत घुसना, हम तुम्हारे आंतरिक मसलों में नहीं घुसेंगे। तुम मेरी बॉर्डर का सम्मान करना, हम तुम्हारी बॉर्डर का सम्मान करेंगे। हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम हमारी इज्जत करना है। ऐसे 5 पॉइंट थे। हुआ ये था कि 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। अब चाइना कहता है, चाइना की एक पॉलिसी, उसका नाम है एक हथेली और उसकी 5 उंगलियां। ये पॉलिसी है। वो क्या पॉलिसी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चाइना की एक पॉलिसी है, मैंने क्या बोला, एक हथेली और उसकी 5 उंगलियां। सर आप समझाए थे ये हिस्ट्री में। तो चाइना, ये एक मैप आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चाइना ये कहता था, चाइना में कौन कहता था, माओ से तुंग ये कहता था, क्या कहता था कि ये जो तिब्बत है ना, तिब्बत चाइना की हथेली है। जैसे अगर मैं हाथ बनाऊं, तो ये छोटी उंगली, फिर बड़ी, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये अपना अंगूठा, और ये हाथ। तो चाइना कहता था जो तिब्बत है वो तो मेरा क्या है, मतलब माओ से तुंग कहता है तिब्बत मेरी हथेली है।
मतलब मेरे पाल में, और मेरी 5 उंगलियां हैं। तो उसकी कौन सी उंगलियां हैं? इसकी पहली उंगली है लद्दाख। ये माओ से तुंग की फिलोसफी है, माओ से तुंग की। ठीक है। दूसरी इसकी हथेली क्या है? नेपाल। तीसरी इसकी हथेली क्या है? नहीं सॉरी, नेपाल नहीं भाई, नेपाल को कैसे छीनेगा ये। दूसरी इसकी हथेली है तिब्बत, सॉरी सिक्किम। तीसरी उंगली है, हाँ यार नेपाल तो आना चाहिए, चलो देखते हैं। भूटान। एक उंगली है अरुणाचल, ये नेपाल भी है। ठीक है। ये इसका मानना था कि इसकी 5 उंगलियां हैं, और है ना। और ये माओ से तुंग का हमेशा ये मानना रहा कि मैं इन एरिया को कब्जा करूंगा, मैं इन एरिया को क्या करूंगा, कब्जा करूंगा। तिब्बत को उसने 1950 में ही कब्जा कर लिया। क्या बोल रहा था कि ये मेरी हथेली और 5 उंगलियों का कॉन्सेप्ट है, मैं तिब्बत को लूंगा, क्योंकि पुराने समय में तिब्बत हमारा जो चाइना में चिंग डायनेस्टी थी उसका ही पार्ट था। लद्दाख बोलता है ये मेरी एक उंगली है, इसलिए वो लद्दाख में हमेशा क्या करता रहता है, अटैक करता रहता है। अभी गलवान जो इशू हो रहा है वो लद्दाख में ही हो रहा है। सिक्किम 1975 में भारत ने सिक्किम को अपना राज्य बना लिया था, और तब चाइना ने अपनी इस उंगली को छोड़ दिया, मान लिया कि हाँ ये भारत भारत को हमने उंगली दे दी। भूटान, भूटान को अपनी वो एक उंगली मानता है, और हमेशा भूटान पे चढ़ाई करता रहता है, कभी ना कोई मौका ताकते कि आज नहीं कल भूटान को मैं कब्जा कर लूंगा। अरुणाचल को तो वो बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत कहता है। मतलब हमारा पूरा पूरा राज्य को ये अपना मानता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? मोटे तौर पर माओ सेतुंग का ये कॉन्सेप्ट था कि भैया हम इनको लेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो लेंगे, लेकिन इनको लेंगे। और लद्दाख में या सिक्किम के पास यहाँ पे एक जगह थी डोकलाम, 2017 में यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था। अरुणाचल में अभी भी स्टैंड ऑफ है अरुणाचल में। ठीक है। तो ये इसकी एक पॉलिसी है, और इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारा लैंड बॉर्डर इशू है वो इसकी एक फिलॉसफी है माओ सेतुंग की, कि मेरी एक हथेली उसकी 5 उंगली उसको लेकर। नेपाल कहने को तो देश है, लेकिन अब नेपाल पूरी तरह चाइना की गोद में जा चुका है, और एक तरह से बहुत सारा कर्जा हो चुका है नेपाल पे चाइना का, और वो चुका नहीं पा रहा है। इसलिए 6 महीने पहले नेपाल की सरकार ने एक आदेश निकाला। वो आदेश सुनना, बड़ा अच्छा आदेश निकाला था। वो आदेश क्या था कि नेपाल में अब स्कूली बच्चों को चीनी भाषा भी सिखाई जाएगी। और चीनी कौन सी भाषा है? मंदारिन। तो नेपाल में हुआ ये, कहा गया कि नेपाल के बच्चों को अब स्कूलों में मंदारिन भी सिखाई जाएगी, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो नेपाल में तो काम धंधा है ही नहीं, चाइना जाके काम धंधा करे। या हो सकता है जब ये बच्चे बड़े हो तब तक चाइना अपनी इस उंगली को अपने अंडर में ले ले, नेपाल को अपने अंडर में ले ले, और फिर मंदारिन चलेगी यहाँ पे, तो बच्चे पहले से सीख ले मंदारिन। कितनी दूर की सोचता है नेपाल, पहले से मंदारिन सिखा रहा है कि यार नहीं कल चाइना हमको हड़प लेगा। तो ये इसकी एक पॉलिसी थी, 5 फिंगर पॉलिसी। ठीक है, ये माओ से तुंग का कॉन्सेप्ट था। और ये लद्दाख को लेकर, अरुणाचल को लेकर, ये सब जो चलता रहता है ना कि भारत में हमेशा घुसने की कोशिश करता है, वो उसकी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है माओ से तुंग वाला। माओ से तुंग तो मर गया 1976 में, लेकिन उसके जो बाकी जो अब नेता लोग हैं वो उसकी फिलोसफी आगे बढ़ा रहे कि नहीं आज तिब्बत तो हमने हथिया लिया है। ठीक है। तो जब 1950 में तिब्बत इसने हथियाया, और तिब्बत से देखिए सीधे भारत की बॉर्डर लग रही है, यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते, सीधे हमारी बॉर्डर लग रही थी। मतलब पहले चाइना हमसे दूर था, लेकिन अब देखो तिब्बत हथियाने के बाद चाइना सीधे हमारे सामने आ गया। इसलिए पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, उसमें एक बात ये लिखी थी कि हम तुम्हारे आंतरिक मसलों में दखल नहीं देंगे। मतलब भारत ने मान लिया कि तिब्बत तुम्हारा है, और तुम हमारे आंतरिक मसलों में दखल मत देना। तुम लद्दाख उद्दाख ये जो बेवकूफी बातें कर रहे हो कि अरुणाचल तुम्हारा, ये सब मत करना। तो पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था वो तिब्बत को देखते हुए हुआ था। क्लियर हो रही है यहाँ तक की कहानी सभी को? यस सर। यस सर। अब हुआ क्या, जब 1954 में 1954 में जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ, और उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलने लगा कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई। बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग चाइना में पढ़ने जा रहे थे, चाइना घूमने जा रहे थे, बहुत सारे चाइनीज बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे थे, स्कॉलरशिप दी जा रही थी बच्चों को, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी बीच में 1959 में क्या होता है, जो तिब्बत के उस समय के धर्मगुरु थे दलाई लामा, दलाई लामा अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को लेके भारत में आ गए। और भारत में आ गए, भारत में इनको शरण दे दी गई, शरण दे दी हमने कि ठीक है आप रहिए। और जब दलाई लामा जो कि तिब्बतों के धार्मिक गुरु हैं, उनको भारत ने शरण जब दी, यानी एक्साइल जब दिया, तो चाइना का दिमाग खराब हो गया। चाइना ने बोला यार ये क्या बेवकूफ़ी है, 1954 के एग्रीमेंट में, 1954 के पंचशील में तुमने क्या बोला था
कि हम तुम्हारे आंतरिक मसले में दखल नहीं देंगे ना, तो जब तिब्बत मेरा मेरा इलाका है, तुम हमारे तिब्बत के धार्मिक गुरु को अपने यहाँ शरण क्यों दे रहे हैं? ठीक है, लेकिन हमने दिया तो चाइना खफा हो गया। वो बहाना ढूंढने लगा कि हम यार अब भारत को कैसे परेशान करें, और 1962 में उसने जमीन हथियाने के चक्कर में, शुरू हुआ था ये सारा खेल अरुणाचल के आसपास, ठीक है, और 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध में हमारी बहुत बुरी हार होती है। और उस युद्ध के बाद नेहरू जी एक तरह से मतलब सदमे में चले जाते हैं कि हमने चाइना पे इतना भरोसा किया और चाइना ने हमारे साथ धोखा दिया। और 1964 में 27 मई को नेहरू जी का भी निधन हो जाता है। ये सब सोच सोच के चले जाते हैं, हम मर जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जब चाइना 1949 में जब चाइना ऐसा कंट्री बना था, तो भारत पहला देश था 1950 में जो कि रिपब्लिक होते हुए, गणतंत्र होते हुए एक कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देता है, क्योंकि हमने 1950 में राष्ट्रीय संबंध शुरू कर लिए थे। और भारत चाइना तब बहुत एक तरह से, चाइना एक ऐसा लड़का था सोसाइटी का जिसको कोई पसंद नहीं करता था, और भारत एक ऐसा लड़का था सोसाइटी का जिसको सब पसंद करते थे। तो चाइना भारत के पीछे पीछे चला करता था हर एक पार्टी में। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो लड़का था चाइना, जिसको कोई पसंद नहीं करता था, तो भारत उसका हाथ पकड़ पकड़ के हर जगह ले आता था कि चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अमेरिका से, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ फ्रांस से, जापान से। तो जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है जिसमें नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में यूगोस्लोवाकिया में हुआ था। यूगोस्लोवाकिया नाम की आज कोई जगह नहीं है, ये टूट गया। ये पहले कई सारे देशों का समूह था यूगोस्लोवाकिया। तो इस समिट में, पहली नाम समिट में भी ये माउ चू क्या नाम था उनका, चू एन लाई, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। माउ से तुंग तो मेन प्रीमियर था, लेकिन उनके साथ जो सबॉर्डिनेट था उसका नाम था चू एन लाई शायद, हाँ चू एन लाई नाम था। तो चू एन लाई का हाथ पकड़ पकड़ के नेहरू जी हर एक सभा में ले जा रहे थे और मिलवा रहे थे कि यार इससे दोस्ती करो यार, इससे, ये चाइना से, ये चाइना नया देश है, कम्युनिस्ट है तो क्या हुआ, सब इसका ध्यान रखो। और देखिए, और हम इतना उस पर भरोसा कर रहे थे और उसने 1962 पे हम पे अटैक कर दिया। हाँ भाई, किसका सवाल है, पूछे सवाल। सर यूगोस्लेविया आज किस कंट्री के नाम से? युगोस्लोवाकिया बहुत सारे देशों में बढ़ गया है, जैसे एक चेकोस्लोवाकिया है, इससे टूटा हुआ। उसके बाद, अरे यार मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो आपके जर्मनी से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जैसे हर्सेगोविनिया, मॉन्टेनिग्रो, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे जो देश हैं, ये सब यूगोस्लोवाकिया से टूटे थे, ठीक है। यूगोस्लोवाकिया का एक उस समय का बड़ा फेमस लीडर था, उसका नाम था टीटो। टीटो नाम का लीडर था, टीटो, डेनिस टीटो। भारत की तरफ से थे नेहरू। इंडोनेशिया के एक व्यक्ति थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। तो ये सब लोगों ने नैम मूवमेंट की शुरुआत की थी और चाइना को वहाँ ले गए थे, चाइना का सबसे इंट्रोडक्शन कराया था। 1962 में युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में हमारी करारी हार होती है, ठीक है। और इस युद्ध के सदमे से नेहरू जी उभर नहीं पाते और 27 मई 1964 को उनका निधन हो जाता है। और इसी युद्ध में उसने, जो मैंने कल दिखाया था मैप आपको, अक्साई चीन वाला एरिया कब्जा कर लिया था। और एक साल बाद पाकिस्तान दौड़ के चला जाता चाइना के पास, बोलता वाह यार, मेरा दुश्मन भी भारत, तेरा दुश्मन भी भारत, चलो अपन दोनों भाई भाई। और 1963 में मैंने कल दिखाया था, सक्शकम वैली वाला जो एरिया है वो चाइना गिफ्ट कर देता है इसको, तो पाकिस्तान गिफ्ट कर देता है चाइना को, ठीक है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, जोसेफ ब्रोस टीटो। क्या होता है, जैसे हम लोग भी चाइना पढ़ रहे हो, मेरा दिमाग चाइना पे चल रहा है, अचानक मैं कूद के किसी और देश के किसी कोने में जाके किसी और नेता का नाम निकालू ना, तो कभी कभी आता नहीं है। जब 1962 का युद्ध हुआ और युद्ध हम हार गए, तुमने हमारा बहुत बड़ा एरिया कब्जा लिया, तो तब से हमने इससे बात करना बंद कर दी। मतलब जो डिप्लोमेटिक संबंध थे वो हमने तोड़ दिए। कब तक तोड़े रहे? 1976 तक तोड़े रहे। अगले 14 साल तक हमने चाइना से किसी भी तरह के संबंध रखे ही नहीं, ना व्यापार का, ना डिप्लोमेटिक, किसी भी तरह का संबंध हमने उसके साथ नहीं रखा, है ना। ये सब देश है, बढ़िया दिव्यांश आपने धोड़ धाड़ के निकाल दिया, ठीक है। 1976 में क्या हुआ, हमने अपने रिश्ते नॉर्मल किए, फिर से एम्बेसी खोली, फिर से ताला खोला। जो बीजिंग में भारतीय एम्बेसी थी उसका ताला खोला, जो भारत में बीजिंग के चाइना की एम्बेसी थी उसका ताला खोला, नॉर्मल हुआ। और उसके बाद राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी जाते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चाइना की यात्रा में जाते हैं। इसी बीच में 1976 में एक्चुअल में होता क्या, 1976 में जो आपका माउथ से तुंग था, माओ लिखता हूँ मैं, माउथ से तुंग, ये मर जाता है। इसका जो सहयोगी था चाउ एन लाई, सॉरी चाउ, ये चाइनीज ना सुन रहा हो, ये लेक्चर नहीं तो बहुत चिल्लाएगा मुझे, चाउ एन लाई,
इनका नाम ही ऐसा है, चाउ एन लाई। ये उस समय इनके साथ ही था प्राइम मिनिस्टर। ये तो एक तरह से समझिए राष्ट्रपति थे। इनके साथ जो काम कर रहा था चाउ एन लाई, ये भी 4-5 महीने बाद मरे आता है। और ताइवान में जो चिंग काई शेक थे, वो भी 1976 में मरे आते हैं। तो जब ये व्यक्ति चला गया जिसने इतना बड़े बड़े बेकार बेकार काम किए थे, तब हमने सोचा ठीक है यार। इसके बाद डेन जियोपिंग नाम का व्यक्ति आता है, चाइना का प्रीमियर बन के। जैसे आज शी जिनपिंग है ना, वो चाइना का राष्ट्रपति नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। उसको चाइना का प्रीमियर कहते हैं। आम भाषा में भले कह दे कि वो चाइना का राष्ट्रपति है, वहाँ राष्ट्रपति का पोस्ट नहीं होता चाइना में। वहाँ पे एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका जो मुखिया होगा वही वहाँ का प्रीमियर या वही वहाँ का नेता होगा। तो शी जिनपिंग का कोई चुनाव नहीं हुआ, उनके लिए कहीं वोटिंग नहीं पड़ा, वो उस पार्टी के मुखिया हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसलिए वो चाइना के भी मालिक है, मुखिया है। सर चाइना में ठीक सिर्फ है, एक ही पार्टी? 1976 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते, 1988 में जाते हैं। उसके बाद एक बहुत बेकार घटना होती है 1989 में। असल में जिस तरह नई दिल्ली में अगर हम बोले इंडिया गेट है, उस तरह चाइना की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में एक जगह है, उसका नाम है तियानवेन तियानवेन स्क्वायर। तियानवेन स्क्वायर बहुत फेमस जगह है, जैसे दिल्ली में रामलीला मैदान है। हाँ, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी, वन पार्टी रूल चलता है वहाँ। 1989 में 93। अब चाइना में क्या है, कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म भी ऐसा है कि भाई वहाँ पे सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आज भी नहीं बोल सकते, तब तो बोलने की उम्मीद ही नहीं थी। तो तियानवे स्क्वायर में 1989 में चाइना के जो बच्चे थे, खासकर जो ग्रेजुएट थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे, कॉलेज गोइंग बच्चे थे, वो लोग प्रदर्शन करने लगे कि नहीं यार, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हमें तो गणतंत्र चाहिए, ये तुम्हारा तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। उस समय रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव, उनको आना था चाइना। और चाइना बड़ी तैयारी कर रहा था कि भैया हमारी राजधानी में किसी भी तरह के आंदोलन नहीं हो, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबको भगा दिया जाए। तो तियानवे स्क्वायर में चाइना ने अपनी आर्मी उतार दी थी, और आर्मी भी टैंक लेके चली आई थी। सोचिए, अगर आप खुद सोचिए, दिल्ली के शहरों में अगर आर्मी के टैंक चले और वो टैंक दिल्ली के लोगों को ही मारे, तो ऐसा किया था तियानवे स्क्वायर। इसे तियानवे मैसेकर कहते हैं, तियानवे नरसंहार कहते हैं। चाइना की आर्मी ने चाइना के बच्चों पर टैंक चलवा दिए थे और टैंक से उड़ा दिया था उनको। और उसके 2 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति आ रहा था। तो तियानवे स्क्वायर जो है मैसेकर, इसको भारत में खोजोगे तो मिल जाएगा, लेकिन चाइना में अगर आप खोजेंगे तो चाइना में तो इसका पूरा नामो निशान मिटा दिया गया है। चाइना में गूगल नहीं चलता, चाइना में उनका खुद का सर्च इंजन चलता है, चाइना में फेसबुक नहीं चलता, चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता। और चाइना में आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ना, वो चाइना की सरकार तय करती है। जैसे यहाँ पे आपने गूगल में कुछ भी खोल लिया, वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ बहुत सेंसरशिप है, बहुत ज्यादा सेंसरशिप है। वहाँ आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो रात रात गायब कर दिए जाते हैं। ऐसी तो डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पे। तो तियानवे स्क्वायर 1989 में हुआ। हमारे पहले राष्ट्रपति थे, मतलब आर वेंकट रमन, जो चाइना की यात्रा में गए थे, पहले राष्ट्रपति थे। तो मोटे तौर पे हम ये देख रहे हैं कि भैया 1950 से लेकर 2020 तक 70 साल हो गए हमारे राजनीतिक संबंधों को। इस बीच में हमने एक युद्ध भी लड़ा, उस युद्ध में हम हारे भी। चाइना जो अपनी नीति बना के रखा है कि मेरी 5 उंगलियां, उस नीति की वजह से आज भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप चाइना जाना चाहते हैं, तो चाइना जब आपको वीजा देता है ना, तो उसमें स्टेपलर मार के देता है। कुछ नहीं चलता है, इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलता वहाँ पे। ठीक है, वो सब जो भी चलता है उनका ही चलता है। अमेरिका कुछ नहीं चलता वहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, जो चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है ना, वो चाइना आज भी मान के चल रहा है। चाहे गलवान का इशू, चाहे डोकलाम का इशू। डोकलाम भूटान के पास एक ट्राई जंक्शन था। चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो या तवांग वाला एरिया हो। जैसे मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश के अगर आप निवासी हैं और अगर आप चाइना जाना चाहते हैं किसी भी काम से, पढ़ाई करने, किसी भी काम से, जब आपको वीजा मिलेगा तो उसमें स्टेपलर करके मिलेगा, स्टेपलर करके स्टेपल वीजा देता है। मतलब वो बोलता है कि ये तो हमारे देश का ही अंग है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अंग है, बताइए। हमारा पूरा पूरा राज्य वो अपना मान के बैठा है। खैर, तो इसी बीच में हमने चाइना के साथ, ऐसा नहीं कि सब बुरा ही बुरा है, एक संगठन है, उसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें चाइना के साथ भारत है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी सारे तान है, मतलब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है,
तजाकिस्तानी सब इसी में है। एससीओ में एक मिलिट्री लाइन है, इसमें भारत और चाइना एक साथ बैठे हुए। एक ब्रिक्स नाम का समूह है, इसके नाम में ही आप देखिए तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये तुम कौन खोल रहा है यार? ये कौन है ये? आप लोग पढ़ाई कर, शिवानी तुम क्या नेट चला रहे हो अभी? CAPD, CD, ये सब चाइनीज पार्टी जो है ना उसके विंग है सब। ये एक ही पार्टी की सब छोटी छोटी पार्टी है। जैसे भाजपा की जो युवा युवा भाजपा है, या फिर भाजपा की ABVP है, वैसे ही है। मेन पार्टी एक ही है, ठीक है। जो सेंट में दिया हुआ हर एक चीज हमें पढ़ना नहीं है। चाइना में वन पार्टी रूल चलता है, छोटे से बड़े तक एक ही पार्टी, उसी की छोटी छोटी और पार्टियां। लेकिन मान लो समझ लो जिस तरह भारत में भाजपा है, और भाजपा की बहुत सारी पार्टी है, बस वही भाजपा से ही जुड़ी हुई बहुत सारी पार्टी, वैसा ही वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी है, उससे जुड़ी हुई कई और पार्टी हो सकती है, लेकिन सबका माई बाप एक ही है। तो ब्रिक्स में हमारी गैदरिंग है, इसमें देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अभी 2 साल पहले एक RCEP नाम का एक हम प्रोजेक्ट चला रहे थे, जिसमें 16 देश थे, और इसमें यह था कि एक FTA बनाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो आसियान के 10 देश थे, आसियान के 10 कंट्रीज थे। इसके अलावा इसमें इंडिया था, मतलब अभी इंडिया नहीं है, ध्यान रखना। ये RCEP में 16 देशों का एक समूह बनना था और FTA बनना था। जिस तरह साफ्टा था उस तरह RCEP बनना था। इंडिया था इसमें, चाइना है इसमें, साउथ कोरिया, जापान, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये सारे देश जो थे, इन सब ने बोला कि यार मिलकर एक FTA करते हैं, लेकिन भारत ने बोला मुझसे ना हो पाएगा। भारत RCEP से बाहर हो गया। बाकी 15 देशों ने RCEP को ज्वाइन कर लिया है। एक FTA है और इसमें सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। भारत को ये डर था कि अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो चाइना जो इतनी सारी चीजें बनाता है वो हमारे देश में RCEP का फायदा उठा के सारा माल भेजेगा, माल डंप करेगा, और हमारा जो मेक इन इंडिया का विजन है या आत्मनिर्भर भारत का जो सोच है, उस सोच को हम कहीं पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो RCEP से भारत निकल गया, सबसे मेन डर था। नहीं, आसियान में 10 देश आते हैं, उसमें जापान नहीं होता है ना। आसियान में 10 देश आते हैं, जैसे म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, ठीक है। ये सारे देश आते हैं आसियान में, मलेशिया है। तो अभी तक जो अपने ब्रीफिंग की क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। व्यापार की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे मैं, शायद मैंने इस सब रखा हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इनकी इमेजेस पड़ी होंगी मेरे पास। ये देखिए, ये एक इमेज है, ये भारत और चाइना के व्यापार के बारे में बता रही है। हम चाइना से जब व्यापार करते हैं तो हमें होता है घाटा, मतलब हम उससे खरीदते जाते हैं, बेचते कम है। हमारे देश का पैसा चाइना ले जाता है, अपने अपने देश का सामान हमको दे जाता है। तो हमारा जो इम्पोर्ट है, देखिए इम्पोर्ट हाई है, इम्पोर्ट ऊपर जा रहा है, और एक्सपोर्ट कम है। मतलब हम चाइना को बेचते कम है, खरीदते जाता है। और चाइना उल्टा करता है, वो हमको बेचता ज्यादा, खरीदता कम है। इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब, इसे हम कहते हैं व्यापार घाटा। जब हम किसी देश के साथ उसको बेचे कम, खरीदे ज्यादा, यानी है ना, तो उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा। चाइना के साथ जो हमारा व्यापार घाटा है वो अब धीमे धीमे कम ही हो रहा है। पहले एक समय तक 63 बिलियन डॉलर था, अब वो 48 में पहुंच गया, लेकिन फिर भी चाइना हमसे कमाता ही है, चाइना हमसे फायदा ही उठाता है, क्योंकि उसके पास उसकी जो बास्केट है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है, वो बहुत कुछ बेचता है। और हम यहाँ तक दवाइयों तक का जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो भी चाइना से आता है। आपके मोबाइल्स तो चाइना से आ ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ी उसकी पैठ है चाइना में। आपके जो गाड़ी के मेन पार्ट्स है, जो कार बनती है, कार के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो चाइना से उठ के आते हैं। अब रबर चाइना से आता है, चाइना से आपके जैसे हम कहेंगे कि जो स्टील है, देश में स्टील होने के बावजूद सस्ता स्टील हम चाइना से खरीदते हैं। हमारे लिए व्यापार, इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट है और चाइना के लिए ट्रेड सरप्लस है। मतलब चाइना के लिए फायदा है,
चाइना के लिए फायदेमंद है भारत से व्यापार करना, हमारे लिए घाटा है चाइना से व्यापार करना, लेकिन मजबूरी ये है कि यार हमें जो चाहिए वो चाइना से मिलता है, ठीक है, तो चाइना कमाता है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट धीमे धीमे कम हो रहा है, फिर भी 48 बिलियन डॉलर का एक साल का घाटा है, एक साल का 48 बिलियन यूएस डॉलर, ये बिलियन में है, बिलियन, वो भी डॉलर में, है ना, बहुत बड़ी रकम है ये, इतना हमसे चाइना हर साल कमा ले आता है, फिर भी हमको आग दिखाता है और गलवान करता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत हमसे कितना भी लड़े तो सामान खरीदे तो मेरी दुकान में ही आएगा, क्योंकि दुनिया में हमसे सस्ता और हमसे अच्छा माल कोई देता नहीं है। दूसरा, चाइना क्या कर रहा है, चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसमें देखिए, एक तरह की मोतियों की माला दिख रही है, इसे कहते हैं चाइना की मोतियों की माला स्ट्रेटेजी या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। इसमें क्या कर रहा है, भारत के आसपास, जैसे ये जो जगह है, ये ग्वादर है, ग्वादर आपको पता है पाकिस्तान का एक पोर्ट है, ये जो जगह है इसे कहते हैं जिबूती, इसे कहते हैं जिबूती, जिबूती, यहाँ भी चाइना का एक पोर्ट है। ये जो जगह देश है इसका नाम है मालदीव्स, यहाँ भी चाइना ने एक पोर्ट खरीद के रखा है। श्रीलंका, ये देश है श्रीलंका, और श्रीलंका में तो एक बंदरगाह है हम्बनटोटा नाम का, इसको 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया, किराए पे ले लिया। असल में क्या है, चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो मैं दिखाऊंगा। क्या प्रोजेक्ट का नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत ही दुनिया भर के देश से बोलता है, पैसा तो इसके पास बहुत है, और अगले 5 सालों में अमेरिका से ज्यादा पैसे वाला देश हो जाएगा ये दुनिया के देश को बोलता है, भाई तुम्हारे देश में रोड नहीं है, तुम्हारे देश में स्कूल नहीं है, तुम्हारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं है, एक काम करो मुझसे उधार ले लो, और जब ये सब बनेगा तो तुम उससे पैसा कमाओगे। भाई रोड बनेगी तो तुम टोल लोगे, जब टोल लोगे तुम उस पैसे से मुझको उधार वापस कर देना। तो दुनिया भर के बहुत सारे देश इसके चंगुल में आ गए, और जब आ गए तो ये पौने पौने दाम पे तो लोन बांट देता है। भाई किसी की औकात 10 रुपए की और आपने उसको लोन 1000 रुपए का दे दिया, तो ये तो सच्ची बात है ना कि वो कभी लोन चुका नहीं पाएगा। तो धीमे से क्या बोलोगे, एक काम करो बेटा, जिस घर में तुम रहते हो वो घर मेरे नाम पे लिखवा दो। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में ये दुनिया भर के छोटे छोटे देशों को ना कर्जदार बना रहा है, और उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्रीलंका का। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने उधार दिया श्रीलंका को, यार अपने पोर्ट को डेवलप करो, इसमें बहुत सारे जहाज आया करेंगे, बहुत सारा टोल मिलेगा तुम्हें। इसने बनाया हम्बनटोटा, और इसमें लग गया जहाजों, इसमें टोटा पड़ गया, टोटा मतलब इसमें कोई जहाज ही नहीं आया, लेकिन उधार तो था। चाइना श्रीलंका से बोला भाई पैसे चुकाओ, श्रीलंका ने बोला साहब कहाँ से चुकाए हम, तो बोले काम करो ये बंदरगाह ही हमको दे दो। तो 99 सालों के लिए ये बंदरगाह चाइना ने रख लिया है। ये बांग्लादेश के पास, ये म्यांमार में एक बंदरगाह है, उसका नाम है नेपीडाओ, ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये है, ये बांग्लादेश वाला, ये म्यांमार वाला ही है। बांग्लादेश का जो नाम है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो ये देखिए भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, और जब ये जो इसके पोर्ट्स हैं, ये एक तरह से नेवल बेस है, यहाँ पे अपनी वो नेवी डिप्लॉय करके रखते हैं, अपनी सबमरीन डिप्लॉय करके रखते हैं। तो इसकी सबमरीन इस तरह भारत के आसपास घूमती रहती है, डराती रहती है हमको। हमारे पास अभी 18 सबमरीन है, उसके 70 सबमरीन है, हमको डराती रहती है इस तरह, क्योंकि इसके पास यहाँ पे बेस है। जब भी हम हल्ला करते हैं कि भागो यहाँ से, तो फिर बैठ जाते चुपचाप यहाँ पे। तो ये भारत को घेर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी, कि मोतियों की माला जैसे हम भारत को घेर लेंगे हर तरफ से, तो जाएगा कहाँ, ठीक है। ये लद्दाख में हमें परेशान कर रहा है, अरुणाचल परेशान कर रहा है, और पानी में देखिए किस तरह परेशान कर रहा है हमको। तो ये इसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी में इसका सबसे ज्यादा सहयोग दे रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहले ये लोन बांटता है, जैसे ग्वादर की मैंने बात की है, इसने पाकिस्तान को बहुत लोन दे दिया, पाकिस्तान को कमाई चवन्नी की नहीं हो रही यहाँ से, धीमे धीमे ग्वादर बंदरगाह भी ना चाइना इससे ले ही लेगा, इस तरह हम्बनटोटा लिया है। क्लियर हुई आपको ये कहानी? यस सर। ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आप लोग देख लो, जैसा कि मैंने बोला कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया है। पहले तो अच्छी अच्छी बात करेगा कि मैं आपके देश इसलिए आया हूँ कि आप क्या विकास नहीं है, आपको पैसे की जरूरत है तो पैसे के लिए मत रुको यार, उससे ले लो पैसा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भाई हूँ। तो देखिए इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो यूरोप तक चला गया, इटली ने ये शामिल हो गया, ग्रीस इसमें शामिल हो गया है, नीदरलैंड्स इसमें शामिल हो गया है, ठीक। और इसका मोटे तौर पे ये है कि दुनिया भर में ये इतने अच्छे अच्छे इंफ्रा बना दे, अच्छी अच्छी सड़कें बना दे, अच्छे अच्छे हाईवेज बना दे, रेलवे लाइन बना दे, इससे व्यापार आसानी से हो जाए। इसी टर्की भी इसमें शामिल है,
ठीक है, ये तेहरान से गुजर रहा है, ये सब इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लैंड जमीन में भी है और पानी में भी है, वाटर में भी है। वाटर में क्या कर रहा है, ये बंदरगाह बना रहा है। जमीन में क्या बना रहा है, हाईवे बना रहा है। ठीक है, और हाईवे बना रहा है और जमीन में रेलवे बना रहा है, रेलवे। अच्छा, इसी को काउंटर करने के लिए अब ये क्या कर रहा है, जब उधार देता है तो बहुत ज्यादा उधार दे देता है, और इसलिए ज्यादा देता है उधार कि आज नहीं कल तेरी जमीन में हड़प लूंगा। नेपाल भी इसके डेप्ट ट्रैप में, यानी इसकी उधार वाली चाल में फंस गया है। नेपाल भी बहुत बुरी तरह बर्बाद होने वाला है, पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही चुका है। ठीक है, और श्रीलंका तो नंबर 1 बर्बाद है। सबसे पहला जो बर्बाद हुआ इसके BR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चक्कर में, ये श्रीलंका भाई ही है अपना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर। अब भाई ये जो दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने बोला यार चाइना तो इस तरह सब जगह घुस जाएगा। चाइना जर्मनी में घुस गया, इटली में घुस गया, ग्रीस में घुस गया, और ये सब जो देश है यूरोपियन देश है। ये तो यूरोप की आंखों से नहीं जुड़ गई, और यूरोप वाले ने सब अमेरिका से बोला कि भाई कुछ करो। अभी मैंने बोला था, मेरे ख्याल से 5-7 दिन पहले G7 की बैठक हुई थी। कहाँ पे, यूके में हुई थी। और इस बैठक में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। इस बैठक में एक बात और उठी थी कि इस बैठक के सारे देशों ने बोला कि हम ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसका विकल्प उतारेंगे। इसका विकल्प यानी हम देशों को पैसा देंगे, लेकिन इस तरह घटिया शर्तों में नहीं देंगे कि तुम लोन नहीं चुका पाओ तो तुमसे हम जमीन तुम्हारी हड़प ले, और अगर कोई 10 रुपए की किसी की क्षमता है तो उसको 10 रुपए का ही लोन देंगे, उसको 1000 का लोन नहीं देंगे। तो G7 ने जो विकल्प सोचा है उसका नाम है बिल्ड बेटर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। क्या फुल फॉर्म है? बिल्ड यानी बनाए, बैक फिर से बनाए, क्या बनाए, बेटर अच्छी दुनिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये इन्होंने सुझाया है अभी। और ये किसका विकल्प है? इसका BRI का। इसमें भी ये लोन देंगे दुनिया भर के देशों को, लेकिन लोन आसान किस्तों में देंगे, और पहले चेक कर लेंगे यहाँ से हाईवे बना रहे हैं तो ये फिजिबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम्बन टोटा जैसे अपन पैसा लगाते हो बाद में हम्बन टोटा खाली पड़ा रहे। तो अभी G7 2021 में BRI के विकल्प के रूप में क्या आया है, BBBW, यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और इसमें G7 जो देश हैं, इन लोगों ने बोला हम पैसा लगाएंगे, हम दुनिया भर के देशों को पैसा देंगे। हम दुनिया के देशों को चाइना के कर्जे में डूबता हुआ नहीं देख सकते, हम दुनिया को बर्बाद होने नहीं दे सकते। चाइना दुनिया को लूट रहा है, अपने पैसे के दम पे दुनिया को लूट रहा है। इसी का विकल्प आया है इस साल के G7 की बैठक में, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक। और इसी के तत्वाधान में इन्होंने बोला कि भैया हम 100 करोड़ वैक्सीन देंगे सबसे पहले, कि पहले दुनिया भर में G7 के लिए जो छोटे छोटे देश है उनके मन में अच्छी नजर तो अच्छी एक तरह से छवि तो बने, इसलिए फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज अ न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसमें भी वही करेंगे, ये रोडें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे, मतलब डेवलपमेंट वाला काम करेंगे। खासकर कौन सा डेवलपमेंट? जो भाजपा 2014 से करना चाह रही विकास, वैसा ही कुछ विकास करेंगे। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? जी सर। क्लास हैवी तो नहीं हो रही, ज्यादा डोज तो नहीं बढ़ रहा? No, sir. ये करंट अफेयर्स ऐसे ही है, हर जगह कूद कूद के जाना पड़ता है अपन को। एक दो इमेज और देख लेते हैं, कोई बची तो नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स आपको बता दिया मैंने। अच्छा, ये एक मैप है, देखिए छोटा सा ताइवान है और ये है मेनलैंड चाइना। ठीक है, और अभी तो चाइना इतना फ्रस्ट्रेट है कि शायद देखिए मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर चाइना अटैक करने वाला ताइवान पे। चाइना की मिलिट्री जो एयरफोर्स के विमान है ना, वो ताइवान के चारों ओर चक्कर मार रहे हैं। और ताइवान को पूरा सपोर्ट है USA का, ताइवान को पूरा सपोर्ट है अमेरिका का, वो सॉरी इंडिया का भी। और बार बार धमकी दे रहा है कि मैं ताइवान पे कब्जा ही कर लूंगा, क्योंकि ताइवान मेरा ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ताइवान जैसे मैंने बोला दिखने में कितना छोटा सा है ये, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में, तरक्की के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। आप ताइवान चले जाएं, ऐसा लगेगा आप यूरोप आ गए। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है। जैसे सिंगापुर की हम बात करते हैं, हांगकांग की बात करते हैं, उस तरह ताइवान डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसने अपने छोटा सा, देखिए आइलैंड होते हुए भी अपने आप को कितना इसने मजबूत बनाया। और अब चाइना चाह रहा है कि हम ताइवान को वापस कब्जा कर ले। चाइना से क्या होगा? ठीक है, अच्छा ये एक तस्वीर देखिए, ये
ये तियानवे स्क्वायर की तस्वीरें देखिए, सड़कों में टैंक उतर आए थे बच्चों को मारने, और इन्होंने गोले चलाए थे अपने देश के ग्रेजुएट बच्चों पे। क्या कोई सरकार गोले चलवा सकती है? हाँ, 1989 में हुआ था, और वर्तमान आज 2021 में हमारा एक पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, वहां भी यही हो रहा है। वहां की आर्मी वहां के लोगों को मार रही है, और 800 छात्रों को अभी तक मार चुकी है। 800 छात्रों को म्यांमार की आर्मी अभी तक मार चुकी है। वहां भी यही हो रहा है। म्यांमार के लोग क्या बोल रहे हैं? हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, लेकिन वहां की आर्मी बोल रही नहीं नहीं, हम ही देश चलाएंगे। तो म्यांमार जब देखेंगे तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो 1989 में हुआ था कहाँ? चाइना में, वो आज म्यांमार में वही चीज हो रहा है। बच्चे फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं यार, लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, और वहां की आर्मी क्या बोल रही? जो डेमोक्रेसी बोलेगा सीधे गोली मार दे। 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चों तक को आर्मी ने गोली मार दी म्यांमार में, और ये चाइना ने कर दिया था 1989 में। ठीक है, तो आज जैसे 2021 की हम बात करें तो भारत चाइना जो संबंध है वो बहुत बिगड़े हुए हैं, क्योंकि मिलिट्री रूल म्यांमार में एक्सिस्टेंट है। हाँ है, बताऊंगा, म्यांमार भी बताऊंगा ना मैं आपको, तो बता दूंगा क्या हो रहा है। असल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास देख रहे हैं, और करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं। जैसे आज की क्लास में आपने जाना कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड क्या है। अगर मैं आपको 5 दिन पहले ये बताता, जब मैंने मोदी जी वाली बात बताई थी, तब आपका सिर में तोते उड़ जाते। क्यों? क्योंकि आपको BRI नहीं पता था। लेकिन जब आपने BRI जाना, तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड आप जाने। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है BRI की जगह। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का प्रोजेक्ट है, और उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको थामने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड G7 का प्रोजेक्ट है। G7 देशों का प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर थोड़ी सी ब्रीफिंग हो गई भारत चाइना रिलेशंस को लेकर। हम कितना भी चाइना के खिलाफ हल्ला मार ले, हम चाइना को बायकॉट नहीं कर सकते। भले चलता है व्हाट्सएप में कि चाइना का सामान नहीं लेंगे, अरे चाइना सिर्फ बम पटाखे नहीं बेचता है, चाइना सिर्फ पिचकारी नहीं बेचता, चाइना मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचता है। अगर चाइना से आप हर चीज मना कर लेंगे ना, तो आपकी अस्पतालों में मरीज मर जाएगा, उसको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, उसको मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, उसको इंजेक्शन तक नहीं मिल पाएंगे। मतलब चाइना पे इतनी ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है ना, चाहे मेडिक, यहाँ तक कि आपके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, आपके टैंक हो गए या और भी बहुत सारी चीज हो गई, आपकी बंदूकें राइफल्स हो गई, आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, आपके लैपटॉप मोबाइल सब ठप पड़ जाएंगे। क्योंकि भारत की जो बास्केट है, यानी भारत में वैरायटी ऑफ चीजें नहीं निकलती ना बनती है, लेकिन चाइना में सारी चीज, और यहाँ तक कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है, वो तो सबसे बड़ा भंडार चाइना के पास है। ये जो आपके मोबाइल्स की खासकर चिप बनती है, मोबाइल की चिप्स जो बनती हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी होती है, लोग बोलते हैं IC चली गई, 1500 लग गया, 2000 लग गया, ये सारी चीजों का जो जिस मिनरल से बनती है उन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। मतलब वो धरती में बहुत कम जगह है और बहुत कम संख्या में, और उसमें भी चाइना की किस्मत देखिए, सबसे बड़ा भंडार रेयर अर्थ मेटल का चाइना के पास। हम बोल रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा करेंगे, हम बोल रहे हैं कि हम सोलर पैनल बनाएंगे, तो सोलर पैनल जिस चीज से बनता है उसका अच्छा खासा भंडार चाइना के पास है। तो सोलर बैटरीज कहाँ से बनाओगे भाई, पैनल कहाँ से बनाओगे? आपके देश में कुछ नहीं होता। लेकिन 2021 के हिसाब से जो दुनिया की डिमांड है वो चाइना के पास है, जमीन के अंदर भी है, उसके पास दिमाग भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और सस्ते सस्ता चीज वो दुनिया को देता है, और उससे सस्ता कोई दे भी नहीं पाता, ऑफर भी नहीं कर पाता। इसलिए चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, सब डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और आज खुद सोचिए, एक देश जो 1949 में पैदा हुआ, उससे दुनिया इतनी डर गई है कि G7 मतलब 7 बड़े देश, दुनिया के 7 सबसे अमीर देश एक साथ मिलकर चाइना के खिलाफ खड़े हैं, एक साथ मिलकर। सोचिए, मतलब चाइना के लिए एक तरफ, दुनिया के 7 बड़े देश एक तरफ। हाँ, हम कच्चे माल के लिए भी चाइना पे डिपेंडेंट। सिर्फ कोयला हमारे देश में क्या मोटे तौर पे आप देख रहे हैं तो क्या निकल रहा? कोयला निकल रहा, वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकल रहा। हमारे देश में अब सोना भी नहीं निकलता। हमारा देश 200 साल पहले बहुत ज्यादा रिच था नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन 200 साल पहले अंग्रेज थे मेरे यहाँ, सब निकाल निकाल के अपने देश ले गए और हमको खाली छोड़ दिया। चाइना के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। चाइना में पहले मिंग डायनेस्टी रही लगभग 500 साल, मिंग डायनेस्टी के बाद चिंग डायनेस्टी आई, और चिंग डायनेस्टी के बाद वहाँ पे एक सन्यात सेन नाम के व्यक्ति हुए थे, उन्होंने उस समय सरकार चलाई। बाद में हमने देखा माओ त्से-तुंग और जो चेन काई शेक है, इनके बीच में लड़ाई हो गई, माओ त्से-तुंग ने उनको भगा दिया, चेन काई शेक जो है वो आ गए कहाँ पे, ताइवान में। इन्होंने यहाँ पे गणतंत्र की व्यवस्था करी, रिपब्लिक बनाया, वो वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनाई। ठीक है, तो चाइना इतना बड़ा था अपने आप में कि कभी किसी ने इस पे, इस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उस तरह चाइना में ऐसा नहीं था कोई देश रूल कर रहा है पूरे चाइना में। हाँ, कुछ एरिया में था, प्रभाव था। जैसे
भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने चाइना के साथ 2 युद्ध लड़े थे, उसका नाम था अफीम युद्ध, ओपियम वॉर्स। तो जब हिस्ट्री में हम ओपियम वॉर्स को देख लेंगे क्या हुआ था उसमें। तो ये एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर। कोई डाउट हुआ अच्छी क्लास में तो पूछ लो।